अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मधुमक्खी पालन में उपयोगी यंत्रों पर जानकारी, स्ट्रॉबेरी की नर्सरी तैयारी और प्रबंधन पर जानकारी, अरहर की फसल को प्रभावित करने वाले कीटों का नियंत्रण, मधुमक्खी पालन व्यवसाय आज के समय में खेती के साथ साथ अपनाया जाने वाला प्रमुख व्यवसाय है और सफलतापूर्वक लोग इसे अपना रहे हैं। जो किसान इस व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए इसमें उपयोग में होने वाले यंत्रों के विषय में पूरी जानकारी का होना बेहद जरूरी है। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं गंगोह सहारनपुर के प्रगतिशील मौन पालक अजय सैनी। जब हम लोग मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो उपकरणों का विशेष रूप से सही नाप का होना आवश्यक है और विशेष रूप से जो हमारा मौन गृह होता है उसमें लकड़ी, केल, तुन और चीड़, ये लकड़ी ज़्यादा, वैसे केल और तुन ज़्यादा अच्छा माना जाता है और सूखी होनी चाहिए। और उसकी नाप जो है वो, क्योंकि ये इंटरनेशनल साइज होता है और नाप का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो इसलिए अच्छी नाप के बक्से और अच्छी जगह बने हुए, बिल्कुल सूखी लकड़ी के, सीजन वुड के बने हुए होने चाहिए। तो मेन हमारा जो मौन गृह है वो, और इसके बाद हनी एक्सट्रैक्टर, अनकैपिंग ट्रे और कुछ जो सहायक, ये मुख्य हमारे उपकरण होते हैं। और जो सहायक उपकरण हैं उनमें कई सारी चीज़ें हैं, तो उनका मैं आपको एक एक करके परिचय देता हूँ। ये एक उपकरण है इनर कवर। ये जब हम लोग माइग्रेशन करते हैं अपने मौन वंशों का तो इसका उपयोग करते हैं, बक्से के ऊपर रख करके इसको 4 कील लगा करके फिक्स हो जाता है। इसमें एक तो फ़ायदा ये होता है कि अगर लंबा माइग्रेशन आप करते हैं तो बीच में सफोकेशन वगैरह नहीं होता, बक्से को पूरा, मधुमक्खियों को हवा पूरी मिलती रहती है और एरिएशन प्रॉपर रहता है। तो अगर आप कुछ देर सवेर भी गाड़ी उतरने में हो जाती है तो आपकी मधुमक्खियों को नुकसान नहीं होता है। तो माइग्रेशन में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरे ये एक उपकरण है, ये जाली होती है। ये जब हम लोग सुपर चैम्बर लगाते हैं तो सुपर के और तलपट के बीच में इसको लगाते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि रानी मधुमक्खी ऊपर नहीं आ पाती और वर्कर इसके बीच से निकल जाते हैं। तो रानी ऊपर नहीं आती तो ऊपर का जो पार्ट आपका होता है सुपर चैम्बर का, उसमें शहद आप निकाल सकते हैं और आराम से जो है आपके हनी की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और इस प्रकार क्वीन एक्सक्लूडर का प्रयोग करके, रानी अवरोधक जाली भी इसको बोलते हैं, ये भी एक रानी अवरोधक जाली है। ये आपका वर्टिकल है और इसको अगर 10 फ्रेम में ही आपकी कॉलोनी है और उसमें आप जो है एक तरफ चाहते हैं कि 4 छत्तों में मुझे केवल शहद चाहिए, तो शौक में आप 2-4 बक्से रखते हैं तो इसको वर्टिकल लगा करके इसमें जो है 4-6 फ्रेम के बाद लगा तो 6 फ्रेम में रानी अंडा देती रहेगी और 4 फ्रेम में वो शहद इकट्ठा करती रहेगी। ये भी एक तरह की जरिए परपोलिस नेट है। अगर परपोलिस आपको इकट्ठा करना होता है तो इस नेट की सहायता से आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसको टॉप कवर के नीचे और फ्रेम्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो इसमें मधुमक्खियाँ जो हैं, जो छेद आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो है वो मधुमक्खी इसको परपोलिस से भर देती है और फिर डीप फ्रीजर में डाल करके इसे अलग किया जा सकता है।
ये एक छोटा सा उपकरण है, इसको बॉक्स गेट बोलते हैं। ये बॉक्स के गेट के ऊपर लगाते हैं इसको। आमतौर से किसान भाई हमारे मिट्टी से, गारे से या पॉलीथीन से गेट बंद करते हैं। तो ये साइंटिफिक तरीका है, इसमें छेद बने हुए हैं, तो इसकी सहायता से अगर आप गेट बंद करेंगे तो हवा का जो है वो आदान प्रदान होता रहेगा और बॉक्स में सफोकेशन की गुंजाइश कम रहेगी। ये अगर आपको रानी मधुमक्खी को कहीं ले जाना है तो ये क्वीन केज एक तरह का कहलाता है, साइंटिफिक तरीके से बना हुआ क्वीन केज है। इसमें रानी मधुमक्खी के साथ साथ आप 3-4 वर्कर भी छोड़ सकते हैं और अलग से एक पार्ट होता है उसमें, उसके लिए फीड भी रख सकते हैं। तो ये रानी को कहीं आपको 1-2 दिन के लिए ले जाना हो तो 1-2 दिन इसमें आराम से रख सकते हैं। ये भी एक तरह का क्वीन केज कहलाता है, ये भी क्वीन केज है। इसको भी जो है रानी मधुमक्खी को, इनको रानी मधुमक्खी को कहीं ले जाना हो या बक्से में इंट्रोड्यूस कराना हो तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये दस्ताने हैं, दस्तानों की से अगर कुछ नए लोग हैं या शहद निकाल रहे हैं, मधुमक्खी कभी कभी सुबह शाम के समय ज़्यादा काटती है तो आप दस्तानों का प्रयोग कर सकते हैं। मधुमक्खी जब थोड़ा चिड़चिड़ी होती है या कहीं प्रतिकूल मौसम में आप जो है काम करते हैं तो उस समय आप इस स्मोकर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें टाट की बोरी जला करके और हल्का सा धुआं बक्से में दे सकते हैं तो उससे मधुमक्खी थोड़ा शांत हो जाती है और आप आराम से काम कर सकते हैं। ये फीडर होता है प्लास्टिक का, इस फीडर की सहायता से आप जो है मधुमक्खियों को फीड करा सकते हैं। इसमें अंदर की तरफ से मधुमक्खी डूबती नहीं है, अंदर भी ये स्टेप बने हुए हैं ताकि मधुमक्खी आराम से ऊपर नीचे चढ़ सके। ये ब्रश होता है एक बहुत मुलायम बालों का। जब मधुमक्खी शहद हम लोग निकालते हैं तो छत्ते से मधुमक्खियों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है बी ब्रश। चाकू, जब शहद निकालते हैं तो अनकैपिंग के लिए चाकू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तेज धार का बड़ा चाकू होना चाहिए ताकि पूरे फ्रेम की जो है अनकैपिंग एक साथ हो जाए। ये पोलन ट्रैप है, जब पोलन हम लोग निकालते हैं तो बॉक्स की गेट के ऊपर इसको लगाते हैं तो मधुमक्खी जब इससे निकलती है तो उसकी बास्केट जो है उल्टी हो जाती है और पराग नीचे ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, इसमें इकट्ठा होता रहता है और जब मधुमक्खी यहाँ से निकलती है तो पराग यहाँ गिर जाता है और ट्रे में इकट्ठा करके हम लोग निकाल लेते हैं। पोलन कलेक्ट करने के काम आता है। ये भी पोलन ट्रैप का ही एक तरीका है। ये बीवेल, जब आप लोग काम करते हैं तो मुँह थोड़ा प्रोटेक्ट, इसके लिए हम लोग बीवेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ये स्वार्म बैग होता है कपड़े का, सफ़ेद कपड़े का बना हुआ। जब मधुमक्खी कई बार स्वार्म कर जाती है, रानी मधुमक्खी के साथ निकल कर के कहीं ज़्यादा ऊंची जगह पे बैठ जाती है जहाँ पर हम लोग बॉक्स को ले जा कर के नहीं ले जा सकते उस समय स्वार्म बैग का प्रयोग रानी मधुमक्खी को पकड़ने के लिए किया जाता है। शहद निकालने की मशीन अगर आप स्टेनलेस स्टील की प्रयोग करते हैं तो लगभग 15,000 के आसपास आ जाती है और यदि जीआई की इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 5 और 6 के हज़ार के आसपास आ जाती है। और ये उपकरण लगभग 5-1 हज़ार का ये सारा उपकरण है। तो इस प्रकार जब आप मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इन सहायक उपकरणों का अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल है। यदि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो एक अच्छे मौन पालक आप बन सकते हैं, सफल मौन पालक बन सकते हैं और आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक उपकरणों की बात है और मौन ग्रह की बात है, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में जो MIDH के नाम से जाना जाता है, इसमें आपको 50% सब्सिडी इनके ऊपर मिलती है नेशनल बी बोर्ड की ओर से और जिला उद्यान अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं तो 50% सब्सिडी समस्त उपकरणों के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी। खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात अगर लें तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में गंगो एक जगह है तो वहाँ पर ज्योतिग्राम औद्योगिक संस्थान के पास ये सभी सामान उपलब्ध है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। स्ट्रॉबेरी की नर्सरी तैयारी और प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फलों में अगर स्ट्रॉबेरी की बात की जाए तो इसके फल बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं। इसी कारण इसकी खेती का क्षेत्रफल प्रदेश में काफी बढ़ा है। किसान भाइयों, ये समय स्ट्रॉबेरी की नर्सरी लगाने का है। अतः नर्सरी लगाते समय और उसके बाद प्रबंधन में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, इस विषय पर जानते हैं एक कृषक के अनुभवों को।
मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ, एक स्ट्रॉबेरी की खेती है, एक नई खेती है। ये 1 बीघे में कम से कम 15 से 17 हज़ार पौधे लगते हैं। और ये मैंने शुरुआत खेती आज से 4 से 5 साल पहले की थी। तितरी में देख के आया था मैं, तो मैंने पौधे बुलाए थे पूना से। और आज आप देख रहे हो कि मैंने खुद ही यहाँ पे ये पौधे तैयार कर रखे हैं। ट्रांसप्लांटिंग आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में पौधे तैयार कर रखे हैं मैंने। तो अपने को एक पौधा 10 रुपये में पड़ता है, इसलिए अभी मैं पौधे तैयार करना चालू कर दिए मैंने नर्सरियाँ, जिससे मैं पौधे घर ही तैयार कर लूँगा, तो अपने को पैसे की बचत हो जाएगी उसमें। और स्ट्रॉबेरी का एक पौधे से अपने को कम से कम 250 से 400 ग्राम तक स्ट्रॉबेरी मिलती है, और 100 रुपये किलो में हम बेचते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्टिकल्चर की खेती के ऊपर उतरना और इसी प्रकार की खेती करना है। और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नर्सरियाँ घर पे ही तैयार करना है, जिससे अपने को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। नर्सरी तैयार करने के लिए आप जैसा कि देख रहे हो, ये ट्रे पड़ी है हमारे पास में। इसके अंदर कोकोपीट यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा अपन जब ट्रांसप्लांट पौधे लगाते हैं, पौधे में उखाड़ने में परेशानी नहीं आती है, खेत में लगाने के लिए परेशानी नहीं आती है, और इसमें जड़ें अच्छी चलती है। और ये एक देसी खाद का काम करता है। किसान भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा नर्सरी के बारे में मैं। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे मेन तो अपने को ट्रे, प्लास्टिक ट्रे आती है जो छेद वाली, जो आप देख रहे हैं मेरा हाथ में ट्रे लगी हुई है ये। इसके अंदर अपन कोकोपीट भरेंगे। कोकोपीट भरने के बाद में जो अपने खेतों में पौधे लगे हुए हैं, उसमें से जो रूट निकलती है, शाखाएँ निकलती है, जो शाखाओं को कटिंग करके अपन इसके अंदर कोकोपीट के अंदर डालेंगे। तो कोकोपीट जब भरा रहेगा तो उस कोकोपीट के अंदर अपन डालेंगे तो उसमें जड़ें बहुत अच्छी चलेगी, नमी ज़्यादा बनी रहती है इसमें। कोकोपीट की ये विशेषताएं हैं। और नमी ज़्यादा दिन बनी रहेगी तो उसमें जड़ें जल्दी पौधे की चलेगी। इसके अलावा अपन जिस समय पौधे को उखाड़ेंगे, पौधे उखाड़ने में और खेत में लगने में बहुत ही बढ़िया रहेंगे। जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हो कि ये पौधा पूरा मैंने इसके अंदर से अभी जड़ें बहुत चलना बाकी है, पर फिर ये पूरा कोकोपीट सहित उखड़ गया। तो ऐसा कैसा अपन खेत में अगर डालेंगे तो इसमें नुकसान नहीं होगा, जड़ें नहीं टूटेगी। और अपन जिस समय नर्सरी बना रहे हैं या नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो एक ध्यान विशेष ये रखना है, एक तो ऊपर छाँव होना चाहिए। जैसे मैं एक बगीचे में बैठा हुआ हूँ, मैंने बगीचे में तैयार की है, या फिर अगर अपने पास में ये सुविधा नहीं है तो अपने को डबल मेट लगा के हरी मेट से छाँव करना है, एक छोटी सी डागरी टाइप बना के, जिससे अपने को पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप से बचाया जा सके। और इसी वजह से अपने को गर्मी से भी बचाव होगा, बीमारी से भी बचाव होगा, और पौधे अपने स्वस्थ चलेंगे। अपने को नर्सरी में नमी रखने के लिए अपन ने जब ट्रांसप्लांटिंग तो कर दिया है, इसमें रूट शूट काट के, जिसके बाद में अपने को झारे द्वारा या फुहारे द्वारा इसमें पानी रोज दिन में 2 बार या 3 बार पानी अपने को देना है, जिससे उसमें कोकोपीट में हमेशा नमी बनी रहे। अगर कोकोपीट क्या जरा सा तो कोकोपीट लगता है, अगर जरा सी भी अपन ने असावधानी बरती तो वो पौधा अपने को सूख सकता है, जड़ें नहीं चलेगी उसमें। इसलिए मेन किसान भाइयों को मेन ध्यान रखना है कि अपने को झारे द्वारा उसमें पानी देना है फुहारों से, और कोकोपीट में पौधे उखाड़ने के लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसलिए मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि इसके ऊपर बीमारी के लिए सिर्फ मकड़ी, ओनली मकड़ी का ध्यान दें, बाकी कोई बीमारी दूसरी लगती नहीं है इसके ऊपर। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अरहर की फसल को प्रभावित करने वाले कीटों का नियंत्रण। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी फलियां बनने और फलियों में दाना भरने की अवस्था पर होगी, लेकिन फसल की इस अवस्था पर कीटों का प्रकोप अधिक होता है, और अगर इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो उपज कम प्राप्त होती है। कीट एवं रोगों को का नियंत्रण करते हुए अरहर की फसल का उत्पादन किया जाए तो अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त होगा और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। अरहर की फसल में अभी जो फली छेदक कीट है, इसका प्रकोप काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है, और ये फली छेदक कीट जो है इसका नुकसान भी अरहर की फसल में सर्वाधिक होता है। ये जो कीट है ये फूल की अवस्था पर शुरू होता है, और जब तक फली पकती है जब तक इसका प्रकोप हमारे खेतों पर दिखाई देता है। यह कीट फूल आने पर अंडे देना शुरू करता है। 2-3 दिन में अंडे से छोटी छोटी इल्लियाँ निकलती हैं और ये थोड़ी बड़ी होती हैं, और बड़ी होने के बाद में ये फली में घुस करके और दानों को
खाना शुरू करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि फलियों में 2-3 छेद आपको दिखाई देते हैं। 3-4 जहां दाने बनना चाहिए अरहर की फसल में, वहां 1 या 2 दाना मिलता है, बाकी 1 या 2 दाना इस कीट के द्वारा खाया हुआ मिलता है, या दाना बहुत छोटा या सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह कीट अभी बहुत एक्टिव है। आप खेतों का निरीक्षण करें, देखेंगे कि इसकी जो मादा तितली है अंडे रख रही है और खेत के चारों तरफ आपको दिखाई देगी। अगर इस तरह की तितलियां आपको खेतों पर दिखाई दे रही हैं तो आप जो है इसके नियंत्रण के लिए दवाई का प्रबंध करें। इस कीट के नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों 2-3 दवाइयां हैं जो काफ़ी कारगर हैं। एक जो दवा है क्विनोलफास दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इस कीट का आसानी से नियंत्रण हो सकता है। इस कीट के नियंत्रण के अच्छे प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए 2-3 छिड़काव करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जो मादा इल्ली है फिर दोबारा अंडे रख जाती है और फिर उसमें से इल्ली निकल करके और फिर दानों को और फूल को फली को खाना शुरू कर देती हैं। फिर दोबारा इसका नुकसान खेत में दिखाई देता है। इसलिए किसान भाइयों 10-10 दिन के अंतर से अगर 2 या 3 छिड़काव अभी पकने की अवस्था पर अरहर की फसल में कर दिए जाएं तो हमें जो है बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त होता है और इसकी जो अरहर की गुणवत्ता है, जो दाने हैं वो भी हमें अच्छे मोटे आकार के मिलते हैं और उनकी चमक भी अच्छी होती है। बाज़ार में उनकी कीमत भी हमें अच्छी प्राप्त होती है। किसान भाइयों इसमें एक बांझ रोग भी आता है। ये वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है। इस रोग के कारण पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं और उसमें अफलन जैसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि उसमें फूल नहीं बनते और पत्तियों के गुच्छे, छोटी छोटी पत्तियों के गुच्छे अरहर की खेत में दिखाई देते हैं। यह जो रोग है यह भी रस चूसक कीटों के द्वारा फैलता है और जो अरहर की फसल में इस प्रकार के पौधे जब हो जाते हैं तो रस चूसक कीट उनका रस चूस करके जो स्वस्थ पौधे होते हैं वहाँ उसको छोड़ देते हैं और उनमें भी यह समस्या आ जाती है। तो किसान भाइयों डाईमेथोड दवा है 750 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इससे जो रस चूसक कीट हैं जो बांझ रोग को फैला रहे हैं इसका नियंत्रण भी इस दवा से आसानी से किया जा सकता है और हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है डेरापुर कानपुर देहात के अमरीश चतुर्वेदी ने। आपने प्रो ट्रे में सब्जियों की पौधशाला तैयारी पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आजकल सब्जी की खेती व्यावसायिक रूप से करी जा रही है जिससे किसानों को बहुत अच्छा व्यावसायिक लाभ मिलता है तथा नगद पैसा मिलता है जिससे कि वो अपनी खेती को सुचारू रूप से कर सकते हैं और नियमित आय ले सकते हैं। इसमें जो हम किस्में लगाते हैं, चाहे हम टमाटर की लगाएं, चाहे हम शिमला मिर्च की लगाएं, और जहां तक इसके लिए हमने कहा कि विशेष तरह की किस्में की ज़रूरत होती है तो विशेष तरह की किस्मों के जो बीज आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं और उन बीजों से पौध तैयार करने की विधि भी कुछ अलग होती है। साधारणतया इन बीजों का भाव 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए किलो तक हो सकता है। तो किसान भाइयों मेरा आपसे यही आग्रह है कि जब भी आप इनकी पौध तैयार करें, जब भी आप इनके लिए बुआई करें तो आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है और इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत सरल और एक उन्नत तकनीक ईजाद की है जिसको हम प्रो ट्रे कल्टीवेशन कह सकते हैं। प्रो ट्रेज साधारण रूप में प्लास्टिक से बने हुए छोटे वर्गाकार आकार के कक्ष होते हैं जिसमें कि हम ग्रोथ मीडियम यानी कि ऐसा मीडियम, ऐसा माध्यम जिसमें जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और बहुत सुसज्जित तरीके से बढ़ती हैं, बीमारियों से मुक्त रहती हैं, उसमें हम पौध तैयार करते हैं। इसको प्रो ट्रे कल्टीवेशन कहते हैं।
प्रो ट्रेज अलग अलग आकार की और अलग अलग नंबर की होती हैं। साधारणतया एक प्रो ट्रे में 50 से लेकर 100 तक गोल कक्ष हो सकते हैं, जिसमें हम उचित माध्यम भर के सब्जियों का अंकुरण करा सकते हैं। जहाँ तक इसमें अंकुरण कराने की बात है तो उसमें माध्यम की बात भी बहुत ज़रूरी है। माध्यम के लिए हम इसमें एक विशेष माध्यम लेते हैं, जिसमें 2 भाग कोकोपीट के लेते हैं, 1 भाग परलाइट का लेते हैं और 1 भाग वर्मिक्यूलाइट का लेते हैं। ये तीनों मिक्सचर को हम मिलाकर और उचित तरीके से इसको गीला कर देते हैं। गीला करने के बाद इसको 1 या 2 दिन रखते हैं। जो अत्यधिक जल होता है वो आपका निथर कर अलग हो जाता है और आपके इस माध्यम में भरपूर नमी आ जाती है, जिसमें कि बीजों का जर्मिनेशन या बीजों का अंकुरण उचित प्रकार से हो सकता है। प्रो ट्रेज के लिए हम सबसे ज़्यादा उपयोग में टमाटर, खीरा और मिर्च लेते हैं। मिर्च हम लंबी मिर्च भी ले सकते हैं, शिमला मिर्च का भी ले सकते हैं। प्रो ट्रेज में उपजाऊ की विधि वही है कि हम वर्मिक्यूलाइट, परलाइट और कोकोपीट को मिला लेते हैं। इनको लेकर हमारे जो प्रो ट्रेज होती हैं उनको भर देते हैं। जहाँ तक भरने के पश्चात हम इसमें एक बार 2 ग्राम प्रति लीटर फंजीसाइड, कोई भी अच्छा फंजीसाइड हो, सिस्टमिक फंजीसाइड या कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, वो अच्छी तरह निथार कर इनके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव करने के पश्चात हम बीज को ले लेते हैं और उंगली के माध्यम से बीज को अंदर उसमें थोड़ी सी गहराई पे धकेल कर उसके ऊपर हल्का सा माध्यम रख देते हैं। और बीज एक बार हम लोग पूरी प्रो ट्रेज जब भर देते हैं तो इसके ऊपर हम हल्का सा पानी का छिड़काव कर देते हैं। पानी का छिड़काव करने के उपरांत हम इसको प्लास्टिक मैश या प्लास्टिक की थैली से 1 से लेकर 2 दिन तक ढक देते हैं। 1 से लेकर 2 दिन तक ढकने का कारण यही है कि इसमें आपका जो आवश्यक टेम्परेचर है वो बना रहता है और आपका जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो भी बनी रहती है। आप देखेंगे कि 2 दिन के पश्चात हम इस प्लास्टिक की थैली को हटा लेते हैं और वैरायटी और किस्म के अनुसार जर्मिनेशन अपने निर्धारित मात्रक के अनुसार शुरू हो जाता है। इस विधि का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें जब पौधे तैयार होते हैं साधारणतः 25 से 30 दिन बाद, तो जो आपका जो ग्रोथ मीडियम है और आपका जो पौधा तैयार हो रहा है उसकी जो बारीक जड़ें हैं वो इस तरह से चारों तरफ इस माध्यम के लिपट जाती है कि 1 महीने पश्चात जब इसको निकालने का समय आता है तो मात्र हल्के से प्रेशर से, हल्की से जोर से आपका पूरा पौधा आपके हाथ में आ जाता है। और इस तरह के पौधे जो आपके हाथ में आते हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, आकार में बहुत अच्छे होते हैं। चूँकि इनको उचित माध्यम मिलता है ग्रोथ के लिए, पूर्ण रूप से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो पौधा बहुत स्वस्थ और आकार में भी बड़ा होता है। और फिर इसको आप एक एक करके जहाँ भी आपको लगाना है, आपका निर्धारित दूरी और निर्धारित मात्रक पे इसको आप रोपित कर सकते हैं। और इसमें 100% बीज उगता है, 100% पौधा आप स्थानांतरित करने के बाद जीवित पा सकते हैं और उससे उपज ले सकते हैं। तो जो पौधे या जो बीज बहुत महंगे आते हैं, जिनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, उसके लिए इससे अच्छा माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। यानी आपको समय बहुत कम लगता है, आपका 100% अंकुरण होता है, पौधे पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, जीवाणु से मुक्त होते हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती और ट्रांसप्लांटिंग या स्थानांतरित करने के दौरान इसमें न्यूनतम क्षति होती है। एक और ख़ास बात मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि इस विधि को केवल हम अपने कंजर्वेशन स्ट्रक्चर या पॉली हाउस या नेट हाउस के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। अगर किसान भाई चाहें तो अपने जो और भी ओपन फील्ड हैं, खुले खेत हैं, उसके लिए भी प्रो ट्रेज एक बहुत अच्छा माध्यम है। यानी कि जब बाहर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो आप अपनी पौध को 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले प्रो ट्रेज के माध्यम से एक छोटी सी जगह में आप तैयार कर सकते हैं। और जब उचित वातावरण आपको उपलब्ध हो तो उस ट्रेस को आप अपने खेतों में स्थानांतरित कर सकते हैं। साधारणतया ये देखा गया है कि जितने भी कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आज की तारीख में अधिकतर किसान इसी विधि को अपना रहे हैं। और इसके बाद अगर आप देखें जो भी प्रगतिशील किसान हैं जो कि अच्छा बीज
उपलब्ध जहां होता है और काम में लेते हैं, और जो आपके मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बीच काम में ले रहे हैं जो कि बहुत महंगे हैं, तो किसान लोगों ने बड़े पैमाने पे खेती के लिए भी प्रोट्रेज को अपनाया है। और इस विधि को अपनाने से मेरे ख्याल से किसान को किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं है, हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मेरे ख्याल से बाज़ार भाव अगर उचित चाहिए किसान को, तो उसके लिए या तो आपको सब्जी पहले बोनी पड़ेगी या थोड़ी लेट बोनी पड़ेगी। तो दोनों ही कंडीशंस में अंकुरण का पौध तैयार करने का ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फूलगोभी की फसल में लगने वाले विभिन्न कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी। अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने हेतु दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।